हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट 2। ठीक है। इसमें आप मैंने आपको देखिए मैंने आपको ग्राहम्स लॉ तक मैंने आपको बता दिया था कि ठीक है, ग्राहम्स लॉ क्या होता है और क्या इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको इधर तक बता दिया था। अब अपन बात करेंगे पार्ट 2 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। ठीक है, अपन किसकी बात करेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अपन बात करेंगे। ठीक है, देखिए आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में थोड़ा सा आपको ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है अपने को, अपन देखते हैं। ठीक है, अ गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। उसको अपन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है? द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल ड्यू टू दी वेरी स्मॉल मास। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल मास की वजह से जो इसका इफेक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको अपन क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल। ठीक है। और जो पार्टिकल ऑफ गैस आर इन रैंडम मोशन, आपको ये पता होना चाहिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है। और जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो कोलिजन होता है ना, वो कैसा होता है? अपना परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आपने पढ़ा होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक इलास्टिक ठीक है, कोलिजन आपने पढ़ा होगा। जब आप वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इसमें कोलिजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। और आप इसका देखें फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस सैंपल डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ ए गैस सैंपल किस पे डिपेंड करती है? अपनी टेम्परेचर पे। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, गैस के मॉलिक्यूल्स, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं इन कंपेयर ऑफ दी कंटेनर। और इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। देखिए इस 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 चैप्टर में खाली काइनेटिक थ्योरी के बारे में इतना ही कुछ दे रखा है आपको। जो डिटेल जो आप पढ़ोगे ना इस काइनेटिक थ्योरी की, वो आप फिजिक्स में इस पे एक चैप्टर ही है उसमें पढ़ोगे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ मॉलिक्यूलर स्पीड्स वगैरह दे रखी हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं अपनी पहली जो स्पीड है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है अपना, क्या होता है अपना? √2RT/m। ठीक है, इसको अपन चेंज करके ये भी लिख सकते हैं √2P/d। ठीक है। और अपनी जो एवरेज होती है, एवरेज क्या होती है अपनी? एवरेज होती है 8RT/पाई। ठीक है। और इसको अगर अपन ऐसे लिखें तो पी और डी की टर्म्स में तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है। ये अपनी कौन सी होती है? अपनी स्पीड एवरेज वाली। और RMS वाली जो होती है वो √3RT/m। आपको ये जो है ध्यान रखना है। और इसको अगर पी और डी की टर्म्स में लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे √3P/d। ठीक है, आपको ये जो है ध्यान रखना है। और देखिए जो वैल्यू होती है ना, वो मोस्ट प्रोबेबल की सबसे कम होती है, उसके बाद एवरेज की होती है, फिर RMS की होती है। और इसकी अगर रेशियो पूछ ले, इसका रेशियो भी पूछ सकता है वैसे, तो इसका होगा √2 8/पाई रूट रेशियो √3। ठीक है, ये अपनी बात हो गई मॉलिक्यूलर स्पीड्स की। अब अपन देखते हैं जो अपना एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है ना, मैंने आपको बताया था खाली किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है अपना टेम्परेचर पे। ठीक है, आपको ये जो है पता होना चाहिए वो अपना किस पे डिपेंड करता है? वो अपना डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, आपको ये जो है पता होना चाहिए वो अपना डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और वन मॉलिक्यूल के लिए अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछे तो वो आती है 3/2 RT फॉर 1 मोल। और फॉर n मोल्स तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मॉलिक्यूल की अगर पूछे आपसे तो देखिए मॉलिक्यूल की जो आती है वो आती है 2/3 KT। और जो K होता है ना उसको अपन बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, आपको जो है पता होना चाहिए। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.38 × 10⁻⁻23। ठीक है, क्या होती है?
1.38 इंटू 10⁻⁻23 जो होती है अपनी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। अब अपन देखते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है अपना डेल्टा एन वाई एन का, देखिए आप देख सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल की जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, फिर एवरेज का है, फिर अपना आरएमएस का है। ठीक है, अगर अपन देखें इसमें जो एरिया अंडर द कर्व कितना है अपना बनाएगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है एरिया अंडर द कर्व अपना कितना आता है बनाता है। अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे क्या होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि अपना m1 बड़ा है m2 से, तो आप देख सकते हैं स्पीड में डिफरेंस है। ठीक है, आप देखें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है m1 की कम है और m2 की ज़्यादा है। जो होता है अपना इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास पे कैसे डिपेंड करता है। अगर अपन टेम्परेचर पे देखें तो आप टेम्परेचर पे भी देख सकते हैं जो अपना मोस्ट प्रोबेबल, देखिए आप अगर आप ऐसे नहीं ग्राफ से नहीं पता चल पा रहा तो आपको ज़रूर फॉर्मूला से तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, आपको इनके फॉर्मूला तो आपको याद करनी है। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्पीड का, वो होता है 2√2RT/m। तो वो देखिए वो जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये मोस्ट प्रोबेबल वाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रूट टाइम्स ऑफ टी के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट टाइम्स ऑफ एम के। ठीक है, तो आप इससे जो है ना, जो मैं आपको ये दोनों बता रहा हूँ इफेक्ट ऑफ मोलिकुलर मास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला, तो आप इससे जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो अपन इसी वाले केस में जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करें, इन वाले केस में अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो एंटायर जो कर्व है अपना, एंटायर जो ये कर्व आ रहा है, ये कर्व अपना जो है थोड़ा सा राइट की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो पता होना चाहिए, राइट की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टाइम्स ऑफ टी के। ठीक है, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीज। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इसमें जो है डिक्रीज कर जाएंगे इन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और एरिया अंडर द कर्व जो है रिमेन्स सेम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा अपना एरिया अंडर द कर्व जो है रिमेन्स सेम रहेगा। ठीक है, आपको ये जो है इस बात का ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं रियल गैस की। रियल गैस क्या होती है, जो कि अपनी इस वाली इक्वेशन को फॉलो ही ना करे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखो रियल गैस अपन किसको कहते हैं। देखिए रियल गैस जो होती है ना वो PV=NRT को तो फॉलो करती ही नहीं है, उसी को अपन क्या बोलते हैं रियल गैस, यानी कि आइडियल गैस से अलग बिहेवियर शो करती है। और देखिए अगर ये मान लो पूछ ले कि रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, बताओ ऐसी कंडीशन बता दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो ऐसी कंडीशन कब आएगी, जब अपना जो है लो प्रेशर होगा। ठीक है, लो प्रेशर होगा अपना, और क्या होगा अपना हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, ये अपना MCQs में आ चुका है, इसलिए आपको जो है पता होना चाहिए। और आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आपको लग रहा हो कि इसमें एक टॉपिक छूट रहा है, वो है जो आप डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, लंडन डायपोल वगैरह पढ़ते हैं इंटरेक्शन, वो आप जो है केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेते हैं। इसलिए जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग वाली पढ़ाऊंगा तो उसमें डायपोल वगैरह समझाऊंगा ना, डायपोल मूवमेंट वगैरह, तभी आपको बता दूंगा लंडन डायपोल, डायपोल डायपोल और पोलर इंटरेक्शन जो भी होता है अपना आयनिक कोवेलेंट, तो आप वो उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में जब मैं आपको वो वाला प्रोवाइड करूँगा लेक्चर, तब आप जो है शॉर्ट नोट्स वगैरह उसके प्रोवाइड करूँगा, तब आप जो उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मैंने बता दिया कि रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस क्या होती है। एक तो देखो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो है ये दोनों एक जैसी बिहेव करती हैं। और देखिए एक ग्राफ होता है जो आप NCERT में देखोगे, कुछ ऐसा सा होता है, कुछ L टाइप का होता है, आप देखना जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, NCERT में आपके ज़रूर दे रखा होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो वंडरवॉल इक्वेशन होती है ना, वंडरवॉल इक्वेशन, जो इसमें जो है थोड़ा सा करेक्शन होता है, रियल गैस इक्वेशन को ही अपन वंडरवॉल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधे इक्वेशन निकाल के दिखाता हूँ। देखिए जो अपनी जो ये होती है ना अपनी PV=NRT जो होती है ना, उससे थोड़ी सी अलग होती है अपनी वंडरवॉल इक्वेशन। क्या होती है मैं आपको वही सीधे लिखना बताता हूँ। ठीक है, अपनी जो इक्वेशन होती है, पहले तो अपन उसमें प्रेशर में कुछ एक करेक्शन होता है, वो करेक्शन लिखते हैं अपन इससे। ठीक है, ये अपना प्रेशर का करेक्शन है और ये अपना जो है वॉल्यूम का करेक्शन है।
ये क्या है अपना वॉल्यूम का करेक्शन इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो यही अपनी जो है अपनी क्या बन गई, वंडरबॉल इक्वेशन। ठीक है, आपको इसका करेक्शन याद रखना है, इसका करेक्शन याद रखना है, बस थोड़ा सा करेक्शन होता है, बाकी जो चीज़ें है वो सेम रहती है। ये अपनी वंडरबॉल इक्वेशन, और इसी को आप क्या कह सकते हैं, रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे